नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख रहे हैं डेमोक्रेटिक भारत। बात करेंगे प्रोफेसर विवेक कुमार की, जिन्होंने दिल्ली में दैनिक जागरण के कॉन्क्लेव में जिस तरह से उन्होंने अपना चित परिचित अंदाज में आरक्षण के मुद्दे पर और उपवर्गीकरण के मुद्दे पर जो बात रखी है वो अपने आप में सुनने लायक है। जिस कॉन्फिडेंस के लिए वो जाने जाते हैं, उन्होंने जिस अंदाज में जो बात रखी वो अपने आप में बहुत ही उत्कृष्ट अंदाज में उन्होंने वो बात रखी। उन्होंने कहा कि आरक्षण, पॉलिटिकली आरक्षण जो है मात्र 10 साल के लिए उसको शुरुआत में रखा गया था। बाबा साहब ने भी शुरुआत में कहा था कि जो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है उससे आगामी 10 साल बाद इसे खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इससे जो नेता निकल कर आएंगे वो समाज के उत्थान के लिए नहीं आएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों के चमचे होंगे, उनकी लाइन पर चलेंगे, उनकी विचारधारा पर चलेंगे। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि समाज में किस तरह का उत्पीड़न हो रहा है, उनके कौन से मुद्दे हैं। तो ये पूना पैक्ट का दुराभाव बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने उस समय कहा था, और उसी बात को लेकर प्रोफेसर विवेक कुमार ने बात रखी। ये बात जो मैं आपसे कह रहा हूं ये कोई हवाई नहीं है, मेरे पास संविधान है और संविधान में पढ़कर ही मैं बात बोल रहा हूं। अब मैं जरा सा आपको कोट कर दूं जो मैं आपके साथ ये बात रखना चाह रहा हूं। जो पॉलिटिकली रिजर्वेशन है, पॉलिटिकली जो रिजर्वेशन की हमने जो बात कही है वह आर्टिकल 330 में है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण, लोकसभा अनुसूचित जातियों के लिए, और ठीक है, और ये और साथ ही 330 में ये बात रखी है। वहीं जिसमें लोकसभा में ये बात रखी है। वहीं अनुच्छेद 332 में राज्य विधानसभा में आरक्षण की पॉलिटिकल रिजर्वेशन की जो बात रखी है, जिसमें कहा गया है कि राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों का आरक्षण। जी हां, मैं सीधे तौर पर कोट करके संविधान की जो हमारे पास प्रति है उस पर ये बात रख रहा हूं। तो जिस तरह से अक्सर कहा जाता है कि रिजर्वेशन मात्र 10 साल के लिए था और अब खत्म कर देना चाहिए, वो पॉलिटिकल रिजर्वेशन है। अब सोचिए, कई बुद्धिजीवी अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं मालूम कि जो सेवाओं में, सरकारी सेवाओं में और शिक्षा के में जो दिया गया है आरक्षण, वह पॉलिटिकल रिजर्वेशन से अलग है और इसकी कोई मियाद नहीं है जो शिक्षा और रोजगार के लिए है। और वह आरक्षण आपको आर्टिकल 335 आपको पढ़ना होगा। आर्टिकल 335 में उल्लेख किया गया है, जिसमें आर्टिकल 335 में साफ तौर पर लिखा है कि सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए दावे, संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप के संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियों करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान में रखा जाएगा। जी हां, अनुच्छेद 335 में जी। और आधार इसका 15(4) और 16(4) रखा गया। जी, वो आधार भी मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं, क्योंकि जब तक आपके पास तार्किक तौर पर आधार होता है तो आप सीधे तौर पर बहस भी करते हैं और तार्किक तौर पर आप उसको ये आंकड़े बताते हैं। जी, अनुच्छेद जो समता का अधिकार, जो राइट टू इक्वलिटी है, उसमें अनुच्छेद 15(4) में यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड 2 की कोई बात राज्य को सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिकों के किन्हीं वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई विशेष उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। यानी कि उनके लिए ये जो दिया गया है प्रावधान, वो आप जो शैक्षणिक तौर पर पिछड़ापन, सामाजिक तौर पर भेदभाव, उसके आधार पर 15(4) में बात कही गई। और वहीं 16(4) में इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े और नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं से पर्याप्त नहीं है और नियुक्तियां या पदों के आरक्षण के लिए उपबंध करने से निवारित नहीं करेगी। ये जो बात मैंने आपसे कही है 16(4) और 15(4) में साफ तौर पर उल्लेखित है। शैक्षणिक तौर पर, सामाजिक तौर पर पिछड़ापन और भेदभाव, उसके आधार पर ये
संविधान में उल्लेखित है। अब बात फिर लौटते हैं प्रोफेसर विवेक कुमार की तरफ। प्रोफेसर विवेक कुमार ने दैनिक जागरण के कॉन्क्लेव में पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो 10 साल के लिए था उसको लेकर उन्होंने टिप्पणी कहा कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन को खत्म हो जाना चाहिए और इसको लेकर दलित समाज को भी बड़े स्तर पर आवाज उठानी चाहिए, जो कि नहीं उठाई जाती है। लेकिन सवाल इसमें यह आता है कि मात्र 15% आरक्षण मिल रहा है दलित वर्ग को, 7.5% आरक्षण मिल रहा है एसटी वर्ग को, दोनों को कुल जमा हो गए 22.5%, और एक तरफ लगभग 78% आरक्षण है या 78% सीटें जो हैं वो सवर्ण और ओबीसी वर्ग को है, जिसमें सवर्ण और ओबीसी लगभग, क्योंकि वो सामान्य वर्ग हो गया पूरा पॉलिटिकल के हिसाब से। तो आप सोचें किस आधार पर 22% वाला आदमी 78% से डिफीट करेगा, कैसे मुकाबला करेगा। ये उन्होंने ये बात रखी और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है और दलितों की आबादी लगभग 25% आबादी हो चुकी है और आदिवासियों की आबादी लगभग 12%, यानी कि कुल जमा अगर बात करें तो लगभग 35-36-37% आबादी हो चुकी है और उसी के आधार पर इन्हें आरक्षण मिलना चाहिए। जी हां, आरक्षण मिलना चाहिए। और जो पिछड़ा वर्ग है उसकी आबादी लगभग 55% है और उसी आधार पर उसको भी उसके जातीय जनगणना के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन जब ये बात वो रख रहे थे तो उसके जो मॉडरेट कर रहे थे कार्यक्रम में हर्षवर्धन त्रिपाठी पत्रकार, उन्होंने कहा कि संसद में आप सवर्ण जो आप शब्द कह रहे हैं वो सवर्ण नहीं संसद आप उसका नाम आप रखें, क्योंकि सवर्ण संसद ने निर्धारित करती है कि हर 10 साल के लिए। लेकिन उन्होंने प्रोफेसर विवेक कुमार ने साफ तौर पर स्पष्ट कहा कि सवर्ण बहुल्य राजनीतिक पार्टियां, सवर्ण बहुल्य जो जनरल विचारधारा वाली जो राजनीतिक पार्टियां हैं वह ही चाहती हैं कि पॉलिटिकल रिजर्वेशन लगातार बना रहे और जिससे कि उनके चाटुकार और चमचे और पार्टियों के हुक्म और यसमैन नेता आते रहें। जी हां, उन्होंने कहा कि सवर्ण बहुल्य राजनीतिक पार्टियां चाहती हैं और उनके नेता चाहते हैं। ये स्पष्ट तौर पर प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा और कहा कि जिस तरह से आबादी बढ़ रही है उस आबादी के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए है। वहीं प्रोफेसर विवेक कुमार ने बड़े अंदाज में उपवर्गीकरण को लेकर भी उन्होंने बात रखी। जब बद्री नारायण जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अंदर प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा कि आरक्षण में उपवर्गीकरण तो होकर रहेगा, तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे कहा कि किस आधार पर होकर रहेगा। अगर वाकई आप इतने ईमानदार हैं, दिल्ली में अगर आम आदमी पार्टी या बीजेपी इतनी ईमानदार है, तो वह खासतौर पे जो वाल्मीकि समुदाय है उनको नॉमिनेशन के आधार पर दिल्ली सरकार के अधीन तकरीबन 25 कॉलेज आते हैं, वहां पर 25 कॉलेजों में क्यों नहीं प्रिंसिपल 10 में बना देती डायरेक्ट, यानी कि नॉमिनेशन से। 80 कॉलेज दिल्ली के अंदर डीयू में केंद्र के अधीन आते हैं और उसमें क्यों नहीं उनकी गवर्निंग बॉडी में बना दी जाती। क्यों नहीं जो राज्य सरकारों के अंदर, जो राज्य और केंद्र सरकारों में जो गवर्निंग बॉडियां हैं, कई ऐसी बॉडियां हैं, वहां पर उनको क्यों नहीं उनको जगह दी जाती नॉमिनेशन से, नॉट सिलेक्शन से, नॉमिनेशन से, जिस तरह से आप बैकडोर एंट्री यूपीएससी के अंदर करते हैं। तो कहा कि आपका जो मूल चरित्र है वो आपका सिर्फ आप बांटना चाहते हैं जो दलितों को, जो मात्र 15% आरक्षण है उसमें भी मुश्किल से 10% आरक्षण भी लागू नहीं किया गया है और लाखों नौकरियां अभी भी बैकलॉग में पड़ी हैं। और अभी तो एनएफएस का जो चलन है, पहले भी एनएफएस होता था और इस तरह से लगातार जो एनएफएस हो रहा है, उससे हम किस आधार पर मान लें कि आप उपवर्गीकरण करने के बाद भी आप ईमानदार बने रहेंगे। तो साथियों, आप इस मुद्दे पर अपनी राय जरूर लिखकर भेजें, क्योंकि आपकी राय हमारे और ज्यादा हम अपने रिसर्च करेंगे और अच्छे बेहतर मुद्दों पर आप तक हम पहुंचते रहेंगे। आप डेमोक्रेटिक भारत को सब्सक्राइब करें और आखिर में आपसे मेरा निवेदन है कि आप डेमोक्रेटिक भारत को आर्थिक सहयोग करके सच्ची और मेहनती पत्रकारिता को सहयोग कर सकते हैं। दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।
वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर और ज्वाइन बटन दबाकर आर्थिक मदद कीजिए।